अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या जिसे हम बोलते हैं ESR। बेसिकली ये एक टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि आपका एरिथ्रोसाइट जो कि हम आरबीसी को बोलते हैं उनका सेटलिंग रेट क्या है। बेसिकली बोलते हैं सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ठीक है, तो उनका सेटलिंग रेट क्या है। हम ये क्यों करते हैं, इससे हमें कुछ चीज़ों का इंडिकेशन मिलता है कि वेदर आपकी बॉडी नॉर्मली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका ब्लड है उसे मिक्स कर देते हैं एंटीकोगुलेंट के साथ और फिर उसे एक ट्यूब में डालकर कुछ टाइम के लिए स्टे करवाते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि आरबीसीज का सेटलिंग रेट क्या है और रोलेक्स फॉर्मेशन जो है वो कितनी देर में हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम अपना जो भी डायग्नोस है उसको क्या करते हैं, अपना डायग्नोस करते हैं। इसकी जो है हम 1 आवर के लिए इसको काउंट करते हैं। इसके 2 मेथड हैं, एक है विस्टर्जन ट्यूब मेथड, दूसरा है विंट्रोब मेथड। दोनों के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफर करती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स कौन से हैं जो ESR को इफेक्ट करते हैं। हर वो फैक्टर जो कि आरबीसीज के साइज को, शेप को इफेक्ट करता है, वो सब फैक्टर ESR के रेट को भी क्या करते हैं, ESR के रेट को भी चेंज कर देते हैं। जैसे साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज, ऑब्वियसली अगर आरबीसीज की शेप एंड साइज चेंज होगी तो ESR का रेट कम या ज्यादा हो सकता है। लेट्स से कि आपके आरबीसीज का साइज श्रिंक कर गया तो वो जो है जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे एज कम्पेयर टू दैट कि अगर उनका साइज इंक्रीज हो गया तो उन्हें जितना ज्यादा उनका साइज जैसे बढ़ जाएगा उतनी जल्दी वो सेटल करेंगे, जितना उनका साइज कम होगा उतनी वो लेट सेटलिंग होगी उनकी। एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन जो है जिनमें आपके फाइब्रिनोजेंस आ जाते हैं, आपका जीटा पोटेंशियल आ जाता है, ये सब चीजें भी हैं जो कि आपकी आरबीसीज के सेडिमेंटेशन को इफेक्ट करती हैं। जीटा पोटेंशियल का बेसिकली मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन सम पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज रखते हैं ताकि उनके दरमियान में एक जो कह लें कि एक मिनिमल डिफरेंस हो और जो उनकी मूवमेंट को और फ्लो को क्या कर सके, उसे अच्छी तरह कंट्रोल कर सके। ठीक है, और वो इजीली मूव भी कर सके। तो बेसिकली ये जो होता है जीटा पोटेंशियल को इफेक्ट करता है और अल्टीमेटली फिर ये आपकी ESR के रेट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। स्पीडिंग ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन बेसिकली होती है ये आरबीसीज का सेटल डाउन होना, पाइल अप होना। तो ये स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना आपका ESR ज्यादा होगा, उतना आपका ESR कम होगा सॉरी, और जितनी इसकी स्पीड कम होगी उतना आपका ESR रेट ज्यादा हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कितनी है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कितनी है आपके उस पर्टिकुलर ब्लड सैंपल में, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका क्या होगा, ESR भी आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखें तो विद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसीज क्या करेंगे, सिंक्स मोर क्विकली। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर विस्कोसिटी को आप डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो आपकी ESR रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस नेक्स्ट आपके कुछ फैक्टर्स फर्दर लिखे हुए हैं जिनमें आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आ जाती है। उसके अलावा आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, ग्लोब्यूलिन्स के लेवल हैं, टेम्परेचर है, इन्फेक्शंस हैं, ये सब क्या करते हैं, ESR के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखना है कि वेरिएशन क्या है इन ESR। तो हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस भी देखेंगे और फिर पैथोलॉजिकल वेरिएशंस भी देखेंगे। अच्छा, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में देखें तो ये आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को बेसिकली बोलते हैं कि जो आपकी नॉर्मल कंडीशंस है उनमें वो कैसे इफेक्ट करती हैं आपकी ESR के रेट को, दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें आपका जो है ESR क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है।
बिगनिंग में, लेकिन लेटर ऑन वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल लेवल को रीच कर लेता है। ओल्ड एज में ईएसआर इंक्रीज हो जाता है, न्यू बॉर्न्स के केसेस में वो ईएसआर क्या होता है, कम, सबसे कम होता है। चिल्ड्रन में देखें तो उनमें भी ये जो है 13 से 30 mm तक रहता है और स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है आपका ईएसआर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस देख लेते हैं जो कि आपकी डिजीज कंडीशन होती हैं। इनमें अगर हम देखें तो आपका ईएसआर एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शंस में, एनीमिया के केस में, सेप्टिसीमिया के केस में, ट्रोमास के केस में, ट्यूबरकुलोसिस और मेलिग्नेंसीज के केस में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ईएसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अब देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो ईएसआर को डिक्रीज कर देती हैं। उनमें आपके आ जाते हैं कार्डिक फेलियर आ जाता है, पॉलीसाइथीमिया आ जाता है, उसके अलावा आपका फिब्रिनोजेनीमिया है। ये सब क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके ईएसआर के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। अब जो ईएसआर की वैल्यूज हैं ये हम दो तरह से ना यूज करते हैं। एक डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, एक आपके प्रोग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो अगर आपका ईएसआर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वो इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में फर्दर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन है या कोई मेलिग्नेंसी है या कुछ भी इस तरह की कंडीशन है। ठीक है, प्रोग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या है, उसमें ये हम देखते हैं कि क्या जो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई उस इन्फेक्शन की, उस ट्रीटमेंट का कुछ असर भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे आज फर्स्ट है, हमने ईएसआर करवाया, वैल्यू इंक्रीज आई। अब 3 दिन बाद हमने 3 दिन मेडिसिन उससे स्टार्ट करवाई। अब थर्ड डे पे हम क्या करें, ईएसआर वापस से करवा रहे हैं। तो क्या ये जो वैल्यू पहले थी और जो बाद में आई है, क्या उनमें डिफरेंस है या नहीं है, क्या वो कम हुई है या नहीं। अगर तो ईएसआर की वैल्यू हर डे पे कम आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रीटमेंट जो है असर कर रही है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो ये आपके डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है, ये आपके प्रोग्नोसिस में भी हेल्प करती है। अच्छा, ये जो कुछ टर्म्स यहाँ पर थी उनका मैं मीनिंग बता देती हूँ, जिसमें आपका सेप्टिसीमिया आ जाता है। तो सेप्टिसीमिया बेसिकली आपकी ब्लड पॉइजनिंग को बोलते हैं, जिसमें आपका जो बैक्टीरिया या वायरस से कोई भी पैथोजन है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और उधर ग्रो करना शुरू कर देता है। उसके अलावा पॉलीसाइथीमिया यहाँ पर मेंशन है। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, आपकी आरबीसीज का नंबर बहुत इंक्रीज हो जाता है। फिब्रिनोजेनीमिया में आपका जो फिब्रिनोजिन होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू हेरिडिटरी डिजीज और कंजेनिटल फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने कर लिया अपना ईएसआर। उसके बाद आपका है डब्ल्यूबीसीज या जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब हम इनका देख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल का हमने बताया था कि आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें या आपके डिफेंस सेल्स हैं। ठीक है, इनको हम 2 ग्रुप्स में मेजरली डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके ग्रेन्यूलोसाइट, एक होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट्स में आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनको ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स या ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ना बेसिकली आपके बनते कहाँ पर है, ये बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनकी जो है उसमें आ जाते हैं आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इओसिनोफिल्स एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स। इनके जो फंक्शंस हैं वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनकी परसेंटेज भी आपको मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं इनके अंदर बेसिकली कुछ ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली एंजाइम्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये वॉन्डर कर रहे होते हैं, ये आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। जहां पर इन्हें कोई इन्फेक्शियस एजेंट नजर आता है ये उसे खा लेते हैं। उस खाने के प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। जब वो इनगल्फ कर लेते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर जो इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और वो जो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसकी ब्रेक डाउन करवा लेते हैं। अब ब्रेक डाउन करवाने के बाद उसके कुछ पोर्शन को अपनी बॉडी पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और फर्दर आपकी जो इम्यून सेल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं ग्रेन्यूल्स की वजह से, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में ऐसे ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इनमें आपके आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।
ठीक है, ये किससे ओरिजिनेट होते हैं, ये आपके लिम्फोइड सेल से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि आपके जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो आपके माइलॉइड सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ये आपका नेचर डायग्राम में भी शो हो रहा है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक यही है कि आपके ये जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। मोनोसाइट्स जो होते हैं जब मेच्योर हो जाते हैं तो उन्हें मैक्रोफेजेस बोलते हैं। मैक्रोफेजेस भी बेसिकली क्या करते हैं, ये भी आपकी इनगल्फिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस भी ये करते हैं और वंडर भी कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। अब बेसिकली जो आपकी है बोन्स हैं उसके अंदर होते हैं आपके ब्लड स्टेम सेल्स, ठीक है। ब्लड स्टेम सेल्स दो पोर्शंस में डिवाइड होते हैं, एक बनते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स, दूसरे बनते हैं नॉन माइलॉइड स्टेम सेल्स या लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये आपकी आरबीसीज भी बनाते हैं। इन्हीं की मतलब यही फर्दर ना डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कितनी डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आरबीसीज भी बनाएंगे, प्लेटलेट्स भी बनाएंगे, ये आपके डब्ल्यूबीसीज भी बनाएंगे। तो माइलॉइड सेल्स जो है मेगा करियोसाइट में जब कन्वर्ट होते हैं तो प्लेटलेट्स बनाते हैं, जब एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं तो आपके आरबीसीज बनाते हैं। जब यही माइलॉइड स्टेम सेल्स माइलोब्लास्ट बनाते हैं तो माइलोब्लास्ट फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके ग्रेन्युलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आते हैं। इसके अलावा ये मैस्ट सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके अलावा ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं ये आपके बनाते हैं लिम्फोब्लास्ट। यही लिम्फोब्लास्ट क्या करते हैं, ये लिम्फोब्लास्ट चले जाते हैं थाइमस में और वहां जाके इनकी मैचुरेशन होती है लिम्फोसाइट्स में, जिनमें आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये भी सर्कुलेट करते रहते हैं और ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली आपकी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये आपकी इसके फर्दर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, ये आपकी बी सेल को भी इनिशिएट करते हैं, ये आपकी साइटोकाइनिन्स और इंटरल्यूकिन्स की भी प्रोडक्शन करवाते हैं। कुछ जो इसमें से हैं वो इनगल्फिंग करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं जो एंटीजन होता है उसे अपनी बॉडी पे, ठीक है। अब अगर हम इओसिनोफिल की बात करें तो ये आपकी एलर्जिक कंडीशंस में ज़्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। जब भी एलर्जिक कंडीशन होगी तो आपकी इओसिनोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये जर्नल, जब आपको इन्फेक्शन होता है जनरल बॉडी इन्फेक्शन, तो उसमें इनके लेवल्स आपको बढ़े हुए नजर आते हैं, ठीक है। इधर ही बेसिकली ये जी हाँ। उसके बाद आपके आ जाते हैं बेसोफिल्स, ये भी सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स रिलीज करते हैं। अच्छा, टोटल नंबर इनके अब लिखा हुआ मेंशन है। अब न्यूट्रोफिल्स और इन बाकी सब चीजों के जितने लेवल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक आपको फर्दर ना यहाँ पर पिक्चर में शो कर रहे हैं कि ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते कैसे हैं। अब ये बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया की सरफेस पे एक होती है एंटीजन। वो एंटीजन बेसिकली ये इनके रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड कर देती है और वो इनकी इनगल्फिंग कर लेते हैं। इनगल्फिंग करते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स। कुछ ग्रैन्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स में कुछ केमिकल एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन या डिफरेंट हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे। उस बैक्टीरिया बस ऐसे प्रोसेसेस कराएंगे जिससे वो जो बैक्टीरियल मैस है या कोई जो पैथोजन आया है उसका मैस है उसको ब्रेक डाउन करवा लें, ठीक है। और इस तरह से ये वर्क करते हैं। केमिकल नेचर की बात करें तो इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होती हैं, ग्लाइकोजन भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो बेसिकली है वो 4 मॉलिक्यूल से बने हुए हैं जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, जिनमें आपका लिपिड्स आ जाती हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। तो हर सेल ऑलमोस्ट इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब इनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है कि आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स का कितना लाइफ स्पेन है, मोनोसाइट्स का कितना है, लिम्फोसाइट्स का कितना है। अच्छा, साइट ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन फीटस में अगर हम देखें तो ये मेसोडर्मल लेयर से ही इसका भी ओरिजिन होता है और यॉक उधर किससे बनते हैं, योक सैक से, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो होते हैं ये आपके बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसमें आपके ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स बनते हैं। देन आपका आ जाता है लिम्फ टिश्यू। लिम्फ टिश्यू में बेसिकली इनकी होती है मैचुरेशन। उधर ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर आपका जो डिफेंस है उसका रोल प्ले करते हैं।
फंक्शन अगर देखें तो सबसे मेन फंक्शन इनका फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? इनगल्फिंग का प्रोसेस है जिसमें आप किसी मटेरियल को खा जाते हो, ठीक है, और देन उसे अपनी बॉडी में लेकर जाकर डिस्ट्रॉय करते हो। ये मोनोसाइट्स भी करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल्स भी करते हैं। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका क्या है? उनमें गैमा फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोब्युलिन्स होती हैं और वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज ही बेसिकली क्या होती कैसे एजेंट्स है? ये ऐसे एजेंट्स है जो कि एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और उन्हें उनकी किलिंग वगैरह में रोल प्ले करते हैं। देन आपके आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट भी बेसिकली ऐसे सेल्स हैं जो कि रिपेयरिंग वगैरह में भी रोल प्ले करते हैं। ये भी लिम्फोसाइट की एक टाइप है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रोब्लास्ट में, इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करती हैं, डिफेंस में रोल प्ले करती हैं, कोलेजन रिलीज करती हैं और वुंड हीलिंग में रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा अगर हम सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन की बात करें तो आपकी जो बेसोफिल सेल्स हैं बेसिकली वो आपकी हेपेरिन की प्रोडक्शन करते हैं। हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट एजेंट है। अगर आपकी बॉडी में कोई वियर एंड टियर हो जाता है और कोई क्लॉट बन जाता है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए आपका हेपेरिन रिलीज किया जाता है। उसके अलावा कौन सा फंक्शन है? सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस में यही है कि कोई किसी किस्म की भी इन्फेस्टेशन हो जाए, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन हो जिसमें प्रोटोजोआस, पैरासाइट्स, वॉर्म्स जो भी सब आ जाते हैं, उनकी इन्फेस्टेशंस को क्या करता है? ये डील करता है, ठीक है, और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, उस सब में भी ये क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या है? ये हमारी बॉडी की मिलिट्री है जो कि डिफेंस में रोल प्ले करती है।